जय श्री राम। गोचर की एक बहुत बड़ी घटना होने जा रही है। राहु केतु 1.5 साल बाद अपनी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये प्रक्रिया हर 1.5 साल में होती है और इसका हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आपके ऊपर इसका क्या असर होगा, आज हम इस बारे में जानेंगे। जीवन के किन क्षेत्रों में आने वाले 1.5 साल में उन्नति मिलने के योग है और किन क्षेत्रों में सावधानी बरतनी हमें चाहिए, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो और विलंब नहीं करते, आरंभ करते हैं आज की यात्रा। तो ये राहु केतु बदल रहे हैं लगभग 30 अक्टूबर को। लगभग मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि राहु केतु के गोचर को लेकर पंचांग में 2 अलग अलग मान दिए होते हैं। एक राहु ट्रू और एक राहु औसत कहलाता है, राहु मीन कहलाता है। तो ये जो 30 अक्टूबर की डेट है राहु मीन की है। राहु ट्रू 1 महीने बाद हो जाएगा, लेकिन फिर भी 18 महीने लंबे हैं, तो एक आध महीने पहले से असर देखना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये बदलने वाले हैं। अभी तक वो चल रहा था काल पुरुष की पहली राशि में, मेष राशि में, जो दिखाता है आपके निर्णय लेने की शक्ति, आप में कलता का भाव, मैंने किया मैं करूँगा, और उस वजह से परेशानियाँ आने के योग। अब आ गया है वो मीन राशि में, आपकी भोग की राशि में, आध्यात्म की राशि में। वहीं केतु आ गया है तुला राशि से कन्या राशि में, रोग की राशि, काल पुरुष के 6ठे भाव की राशि, या यूं कहें परीक्षा जो देते हैं विद्यार्थी, स्ट्रगल की राशि में आ गया है। अब इसका असर क्या पड़ने वाला है? सबसे पहले तो एक यक्ष प्रश्न ये होता है कि भाई इम्पॉर्टेंट क्या है, राहु इम्पॉर्टेंट है या केतु इम्पॉर्टेंट है? दोनों तो अलग अलग हैं, अलग अलग भावों में गए हैं, तो क्या हर एक को एक जैसा फल मिलेगा? मेरी बात आप समझ रहे हैं कि किसी के लिए हो सकता है राहु इम्पॉर्टेंट हो, किसी के लिए हो सकता है केतु इम्पॉर्टेंट हो। तो आपके लिए बता दूं, इस वीडियो के 2 पार्ट बनेंगे, पहला राहु को ध्यान में रखते हुए और दूसरा केतु के लिए। अब आपको कैसे पता लगेगा कि मेरी कुंडली में राहु की पोजीशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या केतु की? तो भैया सीधे सीधे कुछ नियम है, इसको देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले दशानाथ। मान लीजिए आपकी दशा राहु की चल रही है, तो कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं है, राहु पे ज़्यादा फोकस करो, फॉरगेट अबाउट केतु। ज़्यादा देखो कि राहु कहाँ बैठा है, आजकल कहाँ चल रहा है, आपको ज़्यादा सटीक परिणाम मिलेंगे। अगर आपकी केतु की दशा है तो केतु के गोचर पर ध्यान दो। उसके अलावा ऐसा नहीं है कि राहु बदलेगा तो राहु का गोचर का असर ही रहेगा, केतु का नहीं रहेगा। स्वाभाविक है, दोनों ही छाया ग्रह हैं, दोनों एक साथ मूव करते हैं, 180 डिग्री पर चलते हैं, तो कुछ असर उस पर भी आएगा। लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है वो आपको देखने के लिए ये नियम लगाने होंगे। तो पहला क्या कि आपका दशानाथ कौन है, राहु है या केतु है, किसकी दशा चल रही है। अब अगर आपको नहीं पता या आपके पास आपके क्लाइंट आए हैं तो आप आजकल तो बहुत सारी ऐप है, उसमें देख सकते हो आप किस दशा से गुजर रहे हो। दूसरा, अगर आपकी कुंडली में इन दोनों में से किसी की दशा नहीं है, आप कहते हैं मेरी तो भाई बृहस्पति की चल रही है, तो क्या करें? तो आप बृहस्पति के साथ जन्म कुंडली में कौन बैठा है, राहु बैठा है या केतु बैठा है या कौन उसे देख रहा है, उसके आधार पर उस ग्रह को पहले ध्यान दें, उसको ज़्यादा तरजीह दें, उसकी वेटेज ज़्यादा समझें कि ये ज़्यादा असर डालेगा। ठीक है, तो रिलेशन विद दशानाथ, जो भी आपका महादशानाथ अंतर्दशानाथ है, अगर उनके साथ कुंडली में, जन्म कुंडली में राहु या केतु दोनों में से कोई भी विराजित है तो उस ग्रह को ज़्यादा ध्यान दें। इसके बाद इन दोनों में से जो आपके लग्नेश के ऊपर आजकल गुजर रहा हो उसको ज़्यादा ध्यान दें। मान लीजिए आपका लग्नेश मीन राशि में, तो आप राहु के गोचर पे ध्यान दो। अगर आपका लगन का स्वामी कन्या राशि में बैठा है तो केतु के गोचर का ज़्यादा फल मिलेगा। आसान है, आप, मुझे लगता है आप लगा सकते हो, इसको दिमाग में रखिएगा। इसके बाद ट्रांजिट ओवर अदर नेटल प्लैनेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मेरी जन्म कुंडली में जहाँ ग्रह बैठे हैं उसके ऊपर से कौन गुजर रहा है। अगर आपके कुंडली में मीन राशि में ग्रह बैठे हैं, उसके ऊपर से राहु गुजर रहा है, तो राहु पे ध्यान दीजिए कि राहु जिन घरों के स्वामी वहाँ बैठे उस पर असर डालेगा। और अगर केतु कन्या राशि में आपकी कुंडली में ग्रह बैठे हैं तो वहाँ पर ध्यान दीजिए। अब आप कहें जी दोनों में बैठे हैं तो दोनों पे ध्यान दीजिए, जहाँ ग्रह हो उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आप इन 3-4 नियमों को ध्यान से देखेंगे तो आप ज़्यादा सटीक परिणाम तक पहुँच पाएंगे कि भाई इस कुंडली में होना क्या है।
ठीक है, मेरे ख्याल से आसान है, अब आप लगाना सीख गए होंगे या लगा लेंगे। अब आते हैं अगले टॉपिक पर, वो क्या है, अब ये ग्रह का गोचर कैसा असर देने वाला है मुझ पर, जिसके लिए आप यहाँ पर जुड़े। शुरुआत करते हैं मेष लगन से। अगर आपका मेष लगन है तो राहु, हम ज़्यादा ध्यान राहु पे देने वाले हैं आज के वीडियो में, मैं पहले ही बता चुका हूँ। सो राहु ने आपके लगन को छोड़ दिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपके लगन में गुरु राहु चल रहे थे, अब वो 12वें आ गया है। 12वें में आना अच्छा है स्वाभाविक रूप से, पर ये व्यय को बढ़ा सकता है, खर्चे आपके ज़्यादा हो सकते हैं। आपने जो प्लान किया हो कि इतने में काम हो जाना चाहिए या इतना पैसे मेरे लिए ज़रूरी है, आप देखेंगे कि उससे ऊपर मामला चला जाएगा। तो थोड़ा फंड मैनेजमेंट का ध्यान रखें। उसके अलावा अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ पर ट्रांसफ़र की संभावनाएं हैं, बदलाव हो सकता हो, तो आपके कुंडली में उसके योग ज़्यादा प्रबल हैं। और अगर आपके कुंडली में चंद्रमा, जन्म कुंडली में चंद्रमा मीन में है, कर्क में है, वृश्चिक में है, तो ये संभावना और बढ़ जाएगी कि आपका अब स्थान परिवर्तन होने के योग बने। एक और इम्पॉर्टेंट बात, स्थान परिवर्तन हमेशा बुरे के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपकी ग्रोथ होती दिख रही है, ये होता दिख रहा है कि आपका आने वाला टाइम आपके लिए काफ़ी बेहतर जाएगा। इस वजह से ये गोचर का बदलाव आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद और क्या दिखता है हमें, इस कुंडली में क्या हो सकता है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि 12वां घर 12वीं राशि और कहीं ना कहीं छठे में केतु भी है, चाहे कम असर दे लेकिन कुछ तो देगा। तो ऐसे में सेहत पे ध्यान देने की ज़रूरत है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इस समय जो मैं आपके चार्ट में देख रहा हूँ, आर्थिक रूप से उन्नति भी होगी खर्चे के साथ साथ। अगर आपका शुक्र जन्म कुंडली में वृषभ में है, मिथुन में है, तुला में है, मकर में है, तो ये और प्रबल हो जाएगा कि आपकी आर्थिक उन्नति हो। तो ध्यान रखिएगा, पैसे के लिहाज से अच्छा दिखता है, स्थानांतरण के योग है, करियर में अच्छा होता दिखता है, खर्चे बढ़ते दिखते हैं और सेहत का आपको ध्यान देना है। अब बात करते हैं अगले लगन की, वृषभ लगन की। वृषभ लगन के लिए द्वादश से ये महाराज आपके एकादश में आए हैं। एकादश में क्रूर ग्रह का आना अच्छा माना गया है, चाहे वो लगन से हो चाहे वो चंद्र कुंडली से हो। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आपका शनि महाराज जो योग कारक है वो स्वराशि के चल रहे हैं, वो वैसे ही एक अच्छे टाइम की ओर इंगित करते हैं। अब राहु भी अच्छा आ गया है, या यूँ कहूँ आपके 10वें और 11वें दोनों भाव में एक एक क्रूर ग्रह बैठे हैं, और वो भी लगभग 1.5 साल के लिए। तो इसका असर ये रहेगा कि आपके लाइफ में उन्नति की संभावनाओं को बल मिलेगा, आय में वृद्धि होगी, इनकम के सोर्स बेहतर जनरेट हो पाएंगे। इसके अलावा जोश और पराक्रम ये दोनों बढ़ेंगे आप में। एक ज़ील होती है ना, कुछ नया करते हैं, चलो अब कुछ ट्राई करते हैं, कुछ और बढ़िया करने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, उससे आपको फ़ायदा होने के योग है। दोबारा मैं कहूँगा कि अगर आपकी कुंडली में, इस वृषभ लगन के लिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र लगन में है, 2nd हाउस में है, 9th हाउस में है, तो ये आपके लिए काफ़ी फेवरेबल है। इवन अगर वो 6ठे घर में भी बैठा है जन्म कुंडली में, तो ये राहु का गोचर आपके लिए फ़ायदेमंद है। इसके साथ साथ एक चीज़ और भी है, इच्छाएं तो पूरी हो रही है, वो तो चलो एक पॉजिटिव साइड है, पर वी शुड नॉट फॉरगेट कि सैटर्न और राहु दोनों आपके 7th हाउस पर प्रभाव डालेंगे। 7वां भाव वैवाहिक जीवन का है, जिसको बहुत ज़्यादा शुभ नहीं माना गया। इस आधार पर मैरिड लाइफ पर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है कि वो वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस ना आए, वहाँ पे चीज़ें वैसे ही चलती रहे जैसे प्लान है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं मिथुन लगन की। मिथुन लगन में 10म भाव में राहु का गोचर है, स्वाभाविक है, अच्छा माना जाता है। मैं एक छात्र ने कहा था, राहु 10 में दुनिया बस में, वो मुझे लाइन याद हो गई उसकी वजह से। जैसा भी है अच्छा गोचर है वैसे ही। अब इसका क्या प्रभाव हमें देखने को मिल सकता है, इसको कैसे देखना चाहिए, अब उसके बारे में बात करते हैं। तो मिथुन लगन में 9वें भाव में शनि का गोचर और 10म भाव में राहु का गोचर, ये बदलाव का प्रतीक है। ये दिखाता है कि आपके कार्य क्षेत्र में चेंज होने की संभावना है। और अगर आपकी कोई ऐसी प्रोफाइल है जहाँ पे 9 to 5 सेम सॉर्ट ऑफ वर्क रहता है, तो डेफिनेटली अब तो चेंज ही मांग रहे हो भाई साहब, आप इसको छोड़ के कुछ नया करने चाहोगे। अगर काम में वैसे ही भागा दौड़ी है, मतलब क्या कहें कि एक शहर से दूसरे शहर जाना है, अलग अलग लोगों से बात करनी है, ऐसा कुछ काम है, खेल कूद में है, तो आपके लिए ये गोचर ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा इसके लिए भी
आर्थिक उन्नति के योग बनते हैं। और तब ज़्यादा जब आपकी कुंडली में चंद्रमा या तो उच्च का हो या मिथुन में बैठा हो या वो मकर में बैठा हो, तो ये पैसे के लिहाज से आने वाला टाइम आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर संतान प्राप्ति की बात करें तो भी ये गोचर अब काफ़ी फ़ायदेमंद आया है। और ये तब ज़्यादा फ़ायदेमंद है जब आपके पंचम का स्वामी पंचम भाव में ही हो, लगन में हो, द्वादश भाव में हो या फिर अष्टम भाव में हो। तो और पंचम के लिए, एजुकेशन के लिए, संतान के लिए ये गोचर ज़्यादा शुभ होगा। आगे बढ़ते बात करते हैं। घर में क्लेश रह सकता है, इसका आप ध्यान रखें। और विशेषकर मामा पक्ष, अगर आपकी फैमिली में उनका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है या आप उनकी सलाह से काम करते हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, तो उसका नकारात्मक फल आपके लाइफ में पड़ सकता है। इसका आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो घर में क्लेश रह सकता है, लेकिन संतान प्राप्ति के योग हमने कहे, आर्थिक उन्नति के योग हमने कहे, बदलाव यहाँ पर भी दिखता है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं कर्क लगन की। यदि कर्क लगन है तो नवम भाव में राहु का गोचर आया है। शनि जो कि आपका मार्केश है, अष्टमेश है, वो ऑलरेडी अष्टम में चल रहा है और ये दोनों मिलके आपके बुद्धि भाव को देख रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि अपनी बौद्धिक क्षमता का ध्यान रखें, या यूँ कहीं अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई पर अब थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करें। अगर इस टाइम पर आप पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं तो मार्क्स कह लीजिए, परफॉर्मेंस कह लीजिए, वो गिर सकती है। इसका अपने दिमाग में ध्यान रखिएगा। अब राहु अगर भाग्य स्थान में आए तो भाग्य फैक्टर को फ्लक्चुएट तो करता है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि अगर काम रुक रहे थे तो आपको अभी इस आने वाले 1.5 साल में ऐसा लगेगा कि जो काम लग रहे थे सीधे सीधे बन जाने चाहिए, वो बार बार अटक जाते हैं। मामला बैक एंड फोर्थ जाता है, मतलब लगता है अभी काम हो जाएगा, उसके बाद फिर काम रुक गया, फिर ऐसा कई बार हो सकता है। तो मेंटली प्रिपेयर रहे कि ये चीज़ आपके साथ हो सकती है। दूसरा, जलीय लग्न है, जलीय राशि में राहु बैठकर लगन को भी देख रहा है, तो गलत फहमी हो सकती है, आप गलत फहमी के शिकार हो सकते हो। तो विशेषकर इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि किसी के साथ अगर कुछ ऐसा पता लगता है जो आपको लगता है आपको कि क्रॉस चेक कर लेना चाहिए, तो आप ज़रूर कर लीजिए, वरना आप परेशान होंगे। बुद्धि के बारे में मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि आपके पंचम भाव पर शनि और राहु दोनों का प्रभाव है, तो इसलिए विद्या अध्ययन का ध्यान रखिए, उस पर परेशानी ना आए, फोकस रहिए। और जैसा मैंने कहा, भ्रम से बचिए, इल्यूज़न से बचिए, मिसअंडरस्टैंडिंग से बचिए, आपके लिए टाइम फिर भी बेहतर जाएगा। किस चीज़ के लिए अच्छा दिखता है? तो अगर आप प्रॉपर्टी बनाने की सोच रहे थे, घर बनाने की सोच रहे हो, उसके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, आपके लाइफ पार्टनर की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप महिला हैं और आपके पति के लिए अगर मैं ये गोचर देखूं तो मैं कहूँगा बहुत बढ़िया है। विशेषकर तब जब आपकी कुंडली में शनि महाराज, आपकी कुंडली में शनि महाराज सप्तम भाव में बैठे हों, लाभ भाव में बैठे हों, चौथे भाव में उच्च के बैठे हों, तो ये गोचर आपके लिए, आपके पति के लिए या आपके जीवन साथी के लिए और लाभकारी हो जाएगा। तो एक ही दूसरी बात है, अब शत्रु पक्ष पर हावी या शत्रु पक्ष आपके ऊपर हावी के योग बनते हैं, पर मैं कहूँगा उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बैक बाइटिंग होती रहेगी, आपके ऊपर असर नहीं पड़ना चाहिए। आप अपनी जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जिस तरह से काम कर रहे हैं, उसको कंटिन्यू करते रहें, उसका फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। अब आते हैं सिंह राशि पर, जिनके लिए राहु महाराज गए हैं अष्टम भाव में। अष्टम में राहु का जाना काम को अटकवा देता है, विशेषकर ऐसे काम जहाँ पर मोटा पैसा आना हो, तो लगता है कि अब आया तब आया और उसके बाद मामला रुक जाए, उसकी संभावनाओं को बल मिलता है। फ्लक्चुएशन दिखती है, आर्थिक फ्लक्चुएशन हो सकती है, पैसे की कमी ज़्यादा होने के योग बनते हैं, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना। और ये दोनों आपके शनि और राहु दोनों आपके चौथे घर को देख रहे हैं महाराज, इसलिए घर पर कलेश से बचिएगा, ज़्यादा जोश में आके होश मत खोइएगा। अगर परिस्थितियाँ बिगड़ती भी हैं तो थोड़ा ध्यान रखें। तो मैंने जैसे कहा, सडन रिजल्ट, अकस्मात चीज़ें, काम पैसे के मामले में विशेषकर उतार चढ़ाव को ये इंगित करता है। वाणी का ध्यान रखिएगा। वैसे तो अभी जब हम केतु पर आएंगे, केतु का वीडियो बनेगा तो इसके बारे में और अच्छे से बताएंगे, लेकिन ये देखिए कि वाणी और धन दोनों के ऊपर राहु केतु एक्सेस का आना तो थोड़ा परेशानी को दिखा सकता है।
ऊपर से सप्तम भाव में सप्तमेश का गोचर चल रहा है, जो ये दिखाता है कि शत्रु पक्ष या सामने वाले लोग जो आपके साथ डे टू डे लाइफ में डील करते हैं वो काफ़ी स्ट्रांगली आपकी तरफ आएंगे, आपके ऊपर प्रभाव डालेंगे। अच्छा, आर्थिक अस्थिरता वो मैं बोल चुका हूँ, लेकिन जो अच्छी चीज़ है वो भी आप सुन लीजिए। इस दौरान की गई मेहनत के परिणाम बड़े अच्छे आएंगे। आपको एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट के काम मिल सकते हैं कि आप अपना काम तो कर ही रहे हो, इसके साथ भैया ये वाले डिपार्टमेंट का काम भी कर देना। अगर वो मिले तो उसको आप सीरियसली लेना, उससे आपको फ़ायदा होने के योग है, जैसा कि कुंडली बता रही है। और एक और बात, जिस तरह का ये गोचर है उस आधार पर अगर आप कंपटीशन की कोई तैयारी कर रहे हैं तो वो आपके लिए काफ़ी फेवरेबल हो सकता है, विशेषकर तब जब आपकी कुंडली में छठे भाव में शनि हो, दशम भाव में शनि हो, आपके क्या कहते हैं थर्ड हाउस में शनि विराजित हो, तो ये गोचर आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ग्रोथ के हिसाब से बहुत अच्छा है। इसको आप अपने दिमाग में रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कन्या लगन की। कन्या लगन में तो सप्तम में ही राहु महाराज आए सॉरी, तो कन्या लगन में तो सप्तम भाव में ही राहु महाराज का गोचर आया। सप्तम में जलीय राशि में राहु का गोचर जीवन साथी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग को इंडिकेट करता है, तो ध्यान रखिए भैया ना हो। पारिवारिक जीवन को सही से चलाइए। वैसे तो आप लोग काफ़ी समझदार होते हैं, ऐसी नौबत नहीं आने देंगे कि कोई छोटी मोटी बात का पतंगड़ बन जाए, लेकिन इस समय फिर भी ध्यान रखिएगा कि आपकी ओपिनियन और आपके लाइफ पार्टनर की ओपिनियन दो अलग अलग डायरेक्शन में जा सकती है, और ऐसी स्थिति में परेशान होने के और एक दूसरे पर गुस्सा द्वेष निकालने की कोशिश से बचिएगा, वरना वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हाँ, अच्छी बात क्या है इस गोचर की, ये गोचर अच्छा है संतान के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए और आपके प्लानिंग के लिए। नई चीज़ों की अगर कोई प्लानिंग कर रहे हो, नया काम खोलने की सोच रहे हो, तो उस हिसाब से गोचर लाभकारी है। इवन अगर मैं इस कुंडली में ध्यान दूं तो आप वृषभ राशि से देखें तो 11वें घर में राहु है और 10वें घर में शनि है, यानी भाग्य वृद्धि के योग ये बनाता है। ये भाग्य वृद्धि के योग बनाता है, तो कार्य क्षेत्र में फ़ायदा हो सकता है, भाग्य वृद्धि हो सकती है, विशेषकर तब जब आपके भाग्य का स्वामी सेकंड हाउस में हो, 9th हाउस में हो, इवन 10th हाउस में हो, तो ये गोचर आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा। तो जैसे मैंने कहा, वैवाहिक जीवन का आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। क्रोध से बचने की ज़रूरत है, क्योंकि केतु लगन में है, राहु सप्तम में है। तो जैसे मैंने कहा, वैसे तो समझदार आप हैं इतना कि इसको मैनेज कर लेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। और परिश्रम करवाएगा ये गोचर, पर परिश्रम का फ़ायदा भी देगा। मैंने जैसे कहा, भाग्य आपका साथ देगा, इस बात को मत भूलिएगा। और ओवरऑल इस गोचर को आप इस तरह देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम तुला राशि पर, तुला लगन पर, कि तुला लगन के लिए क्या स्थिति बन रही है। अगर आपका तुला लगन है तो छठे भाव में राहु का गोचर आया है, इससे बढ़िया कोई जगह राहु के लिए हो नहीं सकती। और शनि आपका जो योग कारक है ऑलरेडी त्रिकोण भाव में स्वराशि का चल रहा है, तो आपके लिए ओवरऑल समय काफ़ी अच्छा है। तो रोग शत्रु पर विजय प्राप्त करने के योग बनेंगे, आप उन पर हावी होंगे, आप उनको कंट्रोल कर पाएंगे। अगर आपके खिलाफ कोई प्लॉटिंग वगैरह चल रही होगी तो आप क्या बोलते हैं, धर दबोचना जिसे बोलते हैं, तो वो करने के काम बन सकते हैं, तो वो तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसके अलावा नौकरी अगर आप कर रहे हैं तो नौकरी में प्रमोशन के योग बनते हैं, ग्रोथ के योग बनते हैं। तो अपने ऑफिस में कहिए, अगर आपको आपका इंक्रीमेंट का टाइम है, अप्रेजल का टाइम है, तो बात करिए उनसे कि भैया अब ज़्यादा चाहिए मुझे, और परमात्मा ने चाहा तो ज़्यादा मिलने के भी योग हैं। कब ये ज़्यादा हो जाएंगे? जब आपकी दशा राहु की चल रही हो, आपका दशानाथ राहु से कनेक्टेड हो। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले शुरुआत में इस वीडियो के कहा, तो ये जो ग्रोथ है वो और बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ कुंडली में अगर हम ध्यान दें तो आपके धन भाव पर शनि राहु दोनों की दृष्टि है। ऐसे में अगर आप आईटी, टेक्निकल डिपार्टमेंट या किसी हार्ड कोर टेक्निकल चीज़ में काम कर रहे हैं, आप मेडिकल फील्ड में काम कर रहे हैं, आप लॉयर हैं, तो वहाँ पर आईटी इंजीनियर हैं, फॉरेन में काम कर रहे हैं, आपके लिए ये ज़्यादा बेहतर समय है। और मैं इस समय का सदुपयोग आपको करने के लिए कहूँगा। मेरे हिसाब से अगर आप इस टाइम पीरियड में थोड़ा और पढ़ाई कर लेते हैं, कुछ और नया सीख लेते हैं, तो उसका फ़ायदा भी आपको देखने को मिलेगा। अब आगे बात करते हैं धोखा।
देखिए राहु छठे में हो तो जैसा मैंने कहा कि शत्रु पक्ष का दमन तो आप करेंगे, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, लेकिन पीछे पीछे लोग आपके बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं आपको सुनने को मिल सकती है कि भाई कोई अगर आपकी बुराई कर रहा है, बैक बाइटिंग कर रहा है, तो ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सकती है। क्योंकि देखिए आपके शनि पंचम भाव में है, चाहे कितना ही अच्छा ग्रह हो, पर है थोड़ा संकुचित मानसिकता वाला, या आप कहें विरक्ति का भाव देने वाला। तो ऐसे में विरक्ति का भाव बढ़ सकता है, किसी के प्रति आपका मोह भंग हो सकता है कि यदि आप कुछ और ओपिनियन लगा के चल रहे थे किसी के बारे में, लेकिन पता लगे कि वो व्यक्ति उतना अच्छा नहीं है या वो आपके बारे में इतनी अच्छी राय नहीं रखता है। तो इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, वृश्चिक लगन की। वृश्चिक लगन में पंचम भाव में राहु का गोचर है, वहाँ से वो लगन को देख रहा है। शनि महाराज ऑलरेडी अकारक होकर लगन पर प्रभाव डाल रहे हैं। इसका मतलब है दो पापी ग्रहों का लगन से सीधा सीधा कनेक्शन है। अगर सीधा सीधा कनेक्शन दो पापी ग्रहों का लगन से हो तो उसका असर निश्चित ही व्यक्ति के ऊपर आता है। अब ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है, क्या करना चाहिए? तो पहले तो अपनी सेहत का ध्यान रखिए, वर्कआउट करते रहिए। पहले से अगर ऑलरेडी आप तबीयत ख़राब चल रही थी तो विशेष ध्यान रखिए कि आपकी सेहत पर कोई बुरा असर ना पड़े। इस समय में अगर परिवार में कोई पीछे वंशानुगत रोग था, आपकी रिपोर्ट जैसे कई बार डायबिटीज़ की आती है कि भाई बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ आई है, बॉर्डर लाइन थायराइड आया है या ऐसा कुछ, तो वो चीज़ स्टार्ट हो सकती है। उस चीज़ पर ध्यान देने की आपको खास ज़रूरत है। इसके अलावा जब पंचम में राहु होता है तो प्रेम संबंधों के लिए अच्छा है। प्रेम संबंध भी उनसे जिनसे या तो हमारी जाति नहीं मिलती या फैमिली बैकग्राउंड एक जैसे नहीं होते हैं, उनके साथ जुड़ने के योग बनते हैं। तो वो आपकी कुंडली में नज़र आता है कि इस दौरान वो हो सकता है। आगे विदेश यात्रा अगर आप करना चाह रहे हैं या उसका कुछ प्लान था तो उसके लिए तो टाइम बहुत बढ़िया है। मैं ये कहूँगा कि अगर आप पीआर की तैयारी कर रहे हैं, आपको वीज़ा के लिए सोच रहे थे, तो राहु का गोचर जैसे ही यहाँ आएगा उसके कुछ समय बाद ही चीज़ें आपके लिए पॉजिटिवली टर्न अराउंड होने के योग बनते हैं। अगर आपका लाइफ पार्टनर वर्किंग है तो ये टाइम उसके लिए बहुत खास होने वाला है, अगर आप शादीशुदा हैं तो। और उसकी ग्रोथ होने में बड़ा स्कोप दिखता है आपकी पत्रिका से, आप सपोर्ट करने वाले हैं। विशेषकर तब जब आपका सप्तमेश सप्तम भाव में ही हो या तीसरे भाव में बैठा हो या द्वादश भाव में बैठा हो, तो आपको ये ज़्यादा फ़ायदा करेगा, ये गोचर आपके लिए फेवरेबल रहेगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर आपकी जन्म कुंडली में लगन अधिपति मंगल लगन में है, नवम में है, या राहु के जहाँ आजकल राहु चल रहा है मीन राशि में ही बैठा है, तो इस गोचर का और ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप अपनी सेहत को हल्के में ना लें, बेहतर रहेगा। इसके अलावा जैसा मैंने कहा साथी के लिए गोचर बड़ा अच्छा है। और ओवरऑल अगर मैं बाकी लगनों के मुकाबले इस लगन को देखूं और केवल राहु की बात करूं, ध्यान से सुनिएगा, मैं अभी केतु पर नहीं आया हूं, केतु के लिए अलग वीडियो बनेगा, तब पता लगेगा, वहाँ से कुछ बेहतरी दिख सकती है अगर आपका केतु का पीरियड वगैरह चल रहा है। पर अभी के लिए तो ये है कि आपको सेहत पे ध्यान देने की खास ज़रूरत है। आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं धनु लग्न की। देखिए धनु लग्न में राहु चौथे भाव में आया है, तीसरे में शनि चल रहा है और राहु की दृष्टि आपके व्यय स्थान पर आ रही है, आपके अष्टम भाव पर आ रही है। अब इसका क्या असर आपके साथ हो सकता है उसको जान लेते हैं। पहले तो बेचैनी रह सकती है, तनाव रह सकता है, एक एंजाइटी नहीं होती है कि आगे क्या होगा, आप कैसे करेंगे, क्या स्थिति है। क्योंकि अगर फोर्थ हाउस में राहु हो तो आपको निचला नहीं बैठने देता, आपको स्टेबल नहीं रहने देता, मन में कुछ कुछ तरह के भाव आने लग जाते हैं। तो अगर इस तरह का कुछ ऑलरेडी हिस्ट्री थी तो उसका ध्यान रखिए। एक बात, अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, बहुत बढ़िया भाई साहब, आपका क्लियर हो जाएगा, उम्मीद पूरी है। अगर कुंडली में योग्यता है तो ये भी ध्यान रखिएगा, पता लगे मैं बोलूँ क्लियर हो जाएगा और आप सभी जो धनु लगन वाले हैं वो ये मान के चलें कि भैया बिना मेहनत के हो जाएगा। तो बिना मेहनत के तो कुछ नहीं होता, लेकिन भाग्य इस समय आपका साथ दे रहा है जो आपकी कुंडली बता रही है। एक और बात, धन प्राप्ति के लिए ये योग अच्छा है, धन कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से चार्ट अच्छा है, विशेषकर तब जब आपका धनाधिपति तीसरे भाव में हो या आपके छठे घर में बैठा हो, सप्तम भाव में बैठा हो, यहाँ तक कि अगर वो 11वें में भी बैठा हो शनि महाराज,
तो आपके लिए वो फ़ायदेमंद है ये गोचर, पैसा वैसा अच्छा दे सकता है। माता की तबीयत का ध्यान रखिए, चौथे भाव में राहु है तो ये उस चीज़ को इंडिकेट करता है। हाँ, अगर किसी इंटरस्टेट आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, आप कहीं बैठे हैं और दूसरे राज्य में काम करना चाह रहे हैं, वहाँ सेटल होना चाह रहे हैं, तो ये टाइम उस लिहाज से भी बेहतर है। कानूनी कार्य से थोड़ा यहाँ पर इस दौरान जो अभी टाइम पीरियड चल रहा है उसके हिसाब से आपको लाभ होगा। अगर आपका कोई ऐसा किसी पर केस करना था, आपको लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ लॉ इज़ गोइंग टू सपोर्ट यू, कानून आपकी सहायता करेगा, तो मैं कहूँगा इस टाइम को आप भुनाइए। इस टाइम पर अगर आप उस तरह की प्रोसीडिंग में पढ़ते हैं, करने की कोशिश करते हैं, तो रिज़ल्ट आपके फेवर में आता दिख रहा है। तो कुल मिलाकर ओवरऑल तो चार्ट ठीक है, बस मानसिक शांति के लिए थोड़ा तनाव भरा रहेगा, वो मैंने बताया ही। और ये मत भूलिए कि हम एक क्रूर ग्रह के गोचर की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा तो उसका आता ही है, परंतु फिर भी आपके लिए स्थिति जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, धन के लिहाज से अच्छी है, कानूनी कार्य से लाभ के हिसाब से अच्छी है, थोड़ी बेचैनी रह सकती है, माता की तबीयत का ध्यान रखें, और ओवरऑल अभी तो चार्ट आपका अच्छा चल रहा है। आगे बात करते हैं और अब हम मकर लग्न के बारे में जानते हैं। मकर लग्न में क्या होने वाला है भाई? मकर लग्न में ऑलरेडी लग्नेश स्वराशि का था, राहु उनके वो बेचैनी वाला भाव जो धनु के लिए मैं बोल रहा था वहाँ से निकल कर तीसरे भाव में आया है। तीसरे भाव में राहु आने पर आपको युक्तियाँ, एक हिंदी का शब्द है युक्ति, जैसे हम बोलते हैं ना आइडिया, तो वैसे वो चीज़ें काम करना चालू कर देती है, दिमाग ज़्यादा चलने लग जाता है कि अब हम इसको कैसे देखें, इसको कैसे आगे बढ़ाएं। तो आपकी कुंडली में वो युक्तियों के योग बन रहे हैं, जैसा कि मैं चार्ट में देख पा रहा हूँ। बुद्धिमत्ता बढ़ जाएगी, इन शॉर्ट जो मैं कहना चाह रहा था। एक और बात, आपकी कुंडली में लाभ भाव पर शनि राहु दोनों देखेंगे, तो ये बड़े भाई के लिए कुछ खास अच्छा नहीं है सॉरी, ये बड़े भाई के लिए कुछ खास अच्छा नहीं है। अगर आपका बड़ा भाई या बहन आपके साथ रहते हैं तो विशेष लाभ वहाँ पर नहीं मिलेगा, पर अगर आप कमा रहे हैं, आपकी इनकम अगर स्टेबल है, तो मैं इस टाइम पीरियड में आपको जॉब चेंज के बारे में नहीं कहूँगा। मैं दोबारा दोहराता हूँ, इस दौरान जॉब चेंज करने से बचिए, आपको लाभ रहेगा। एक और बात ध्यान से सुनिएगा, देखिए राहु का एक गोचर शुक्र की दोनों राशियों से अच्छी जगह पर है। वृषभ राशि से 11वें चला गया है, तुला राशि से 6ठे चला गया है। तो जहाँ मैं आपके कर्म के लिए वैसे अच्छा देख रहा हूँ कि ग्रोथ होगी, सब कुछ ठीक है, लेकिन बदलाव करने से नुकसान हो सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। कई बार क्या होता है, हम ना एफर्ट करके उस पोजीशन पे पहुँच जाते हैं कि महीने 2 महीने में हमारा प्रमोशन हो जाए, या महीने 2 महीने में हमारा नाम आ जाए कहीं से, और उससे जस्ट पहले हम जॉब छोड़ दें, हम कुछ ऐसा काम कर दें जिसकी वजह से बाद में सोचे यार थोड़ा रह जाते ना, शायद वो मिल जाता। आपके केस में वो हो सकता है, तो इसलिए जॉब छोड़िएगा नहीं, मेहनत रंग लाएगी, काम करिए, आपके लिए टाइम अच्छा है, पैसे के लिहाज से अच्छा है। और विशेषकर अगर मैं कहूँ आपका लग्नेश अगेन इस कुंडली के हिसाब से भी वृषभ में हो, पंचम में हो, तुला का मकर उच्च का बैठा हुआ हो, या इवन 6ठे भाव में अगर आपका शनि है जन्म कुंडली में, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत खास होने वाला है। इसको जितना अच्छे से इस्तेमाल करेंगे उतना फ़ायदा आपको रहेगा। उच्च अधिकारियों से लाभ हो सकता है, वही जैसे मैंने कहा ना कि प्रमोशन होने के योग से जस्ट पहले हम कुछ गड़बड़ ना कर दें, इसका हमें ध्यान देना होता है, तो आप इसके बारे में विशेष ध्यान रखिएगा। अपार्ट फ्रॉम इट ये चार्ट इज़ क्वाइट गुड, बहुत अच्छा दिख रहा है, आने वाला टाइम आपकी बेहतरी को इंडिकेट करता है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कुंभ की। कुंभ लगन में तो लग्नेश महाराज चल ही रहे हैं, अब राहु आपके आ जाएगा 2nd हाउस में। अच्छा वक्त तो दूसरे भाव में राहु आ जाए तो हम पता नहीं किस किस को क्या क्या ना बोल दे, ये डर रहता है। मतलब वाणी संभालिए महाराज, कुछ किसी को गलत मत बोलिएगा। टाइम आपका अच्छा चल रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप इंसान को इंसान ना समझे, या यूँ कहूँ कि लोगों की वैल्यू करिएगा और कटु बोलने से बचिएगा। एक तो ये सुझाव रहेगा। दूसरा, राहु का अर्थ त्रिकोण में आना, आपके तीनों अर्थ त्रिकोण को वो देख रहा है, और राहु शनि दोनों का कर्म भाव को देखना, इसको हमें ध्यान से देखना होगा कि ये किस तरह के फल लाइफ में ला सकता है। मतलब कर्म अपने अच्छे रखिएगा, उससे लाभ रहेगा।
क्योंकि राहु शनि दोनों कर्म भाव को देख रहे हैं, आपसे गलतियां हो सकती हैं, इसके बारे में ध्यान रखें। वृषभ राशि जो आपके चौथे भाव में आती है, वो ये दिखाती है कि डोमेस्टिक लाइफ के लिए दिस टाइम इज़ गोइंग टू बी हाईली क्वालिटेटिव और आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। गृहस्थ अच्छा चलने के योग बनते हैं। जैसे मैंने कहा, वाणी का आपको ध्यान रखना है। दूसरा, धन के लिए, अब इसको अच्छा या बुरा कहना गलत होगा, लेकिन फ्लक्चुएशन के योग हैं, आएगा फिर चला गया, मतलब फंड मैनेजमेंट में दिक्कत आ सकती है। ऑल्दो यू आर गोइंग टू अर्न वेल, अच्छा पैसा मिलने के योग है। इसके अलावा जिस तरह से शुक्र का गोचर अगर आपकी कुंडली में, शुक्र की पोजीशन क्षमा कीजिएगा, अगर आपकी कुंडली में भाग्य स्थान में है या वो आपके पंचम में बैठा है, आपके चौथे में बैठा है, तो ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। ये नई प्रॉपर्टी और नए नए व्हीकल खरीदने को भी इंडिकेट करता है। इस टाइम का आप ऐसे लाभ उठा सकते हैं। अगर आप विदेश में रहते हैं तो ये गोचर आपके लिए बेहद लाभकारी है, क्योंकि या जन्म स्थान से दूर रहते हैं तो ये गोचर आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। ये टाइम पीरियड कुंभ वालों के लिए अच्छा है। केवल बस मुझे एक जो बात मैंने आपसे कही कि थोड़ा अपने व्यवहार पे कंट्रोल रखिएगा कि किसी को बुरा ना बोला जाए और कर्म हमारे अच्छे रहें। शत्रुओं से चिंता, शत्रुओं का दमन कहना बोल लीजिए, चिंता तो क्या गलत शब्द हो जाएगा। मतलब आपके दिमाग में थॉट रहेगा कि इन लोगों को जवाब देना है, इन लोगों को बताना है कि ये कहाँ स्टैंड करते हैं। इस तरह के विचार मन में आ सकते हैं। आगे बात करते हैं मीन राशि की, जिसके लगन में गुरु महाराज आए। अब भाई राहु महाराज आए, क्षमा कीजिएगा। गुरु जब तक राहु यहाँ पर रहेंगे तो अपनी यात्रा मेष और वृषभ में करेंगे। मेष में तो फिर भी ठीक है, वृषभ में जाने पर स्थिति थोड़ी गंभीर हो जाएगी। यानी लेटर पार्ट ऑफ राहु गोचर, जब हम कहें कि 2024 का अंत चल रहा होगा और 25 की शुरुआत, उसमें थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। अभी फ़िलहाल कोई ख़ास ऐसी परेशानी नहीं दिखती है। एक जब लग्न में राहु होता है तो मतिभ्रम, मिसअंडरस्टैंडिंग के कॉम्बिनेशन बनते हैं, उसका ध्यान रखिए। भाग्य स्थान पर शनि राहु दोनों का प्रभाव होने की वजह से धार्मिक कार्यों में लिप्त रहे, आपको लाभ रहेगा, आपका बचाव रहेगा। अगर आप नहीं ध्यान देते हैं तो वो कहते हैं ना कि भाग्य रूठ सकता है कुछ समय के लिए, बनते बनते काम रुक सकते हैं, बिगड़ सकते हैं। इसका आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आगे, भौतिक उन्नति के लिहाज से अच्छा माना जाता है जब राहु लगन में हो तो, क्योंकि वो प्रभावशाली हो जाता है। इसके अलावा व्यक्तित्व में रहस्य आ जाता है, या यूँ कहें कि सारी बातें खोल के बताने से बचते हैं। और वैसे भी मीन लगन वालों के लिए मुश्किल होता है बात छुपाना। राहु लगन में हो तो कॉन्ट्राडिक्टरी बिहेवियर आ जाता है, तो ये आपको परेशान कर सकता है। अगर मैं इन बातों को दोबारा दोहराऊं या मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये समय आर्थिक रूप से उन्नति दे सकता है। मतिभ्रम की संभावना है और मिसअंडरस्टैंडिंग की संभावना है। स्पेशली पार्टनर के साथ व्यवहार अपना ऐसा रखिए कि सब कुछ शेयर करते रहिए या कनेक्टेड रहिए, फ़ायदा रहेगा। 12वें घर में शनि का गोचर, यदि आप की आय बाहर से आ रही है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर नहीं आ रही है तो आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। एक और ख़ास बात, अगर आपके काम में पब्लिक डीलिंग है, स्पोर्ट्स है, लेखन है, इस तरह का कोई काम है तो वो आपके लिए और फेवरेबल होगा। अगर आपका लग्नाधिपति उच्च का बैठा है या लग्नाधिपति मीन राशि में है या लग्नाधिपति भाग्य स्थान में है, तो इस गोचर में गलत निर्णय लेने से बचने के योग बनाइए, मतलब बचिए उससे। और किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति को जिस पर आपको विश्वास हो कि ये मुझे सही राय देगा, उससे आप सजेशन लेते रहिए, फ़ायदा रहेगा। क्योंकि इस दौरान हम कई बार गलत निर्णय ले लेते हैं, जिसकी वजह से हमें बाद में परेशान होना पड़ता है। जहाँ तक भाग्य के साथ की बात है, मैंने वो बताया आपको कि लक फेवर तब करेगा जब हम धर्म कर्म के कार्यों में लिप्त रहेंगे। अगर हम धर्म कर्म के कार्यों से बचते हैं या इन्वॉल्व नहीं होते हैं, अपना भाग्य स्थान पे ध्यान नहीं देते हैं, धर्म भाव पे ध्यान नहीं देते हैं, तो इसका बुरा असर हमारे भाग्य पर पड़ सकता है। देखिए, ये तो राहु के गोचर की हमने बात की, वो भी तब जब राहु का कनेक्शन उन चीज़ों से हो।
बाकी केतु भी बदल रहा है, केतु पर भी हम आने वाले 1-2 दिन में ही वीडियो आ जाएगी। जब शायद आप ये देख रहे होंगे तब तक मैं उसे शूट भी कर लूँगा। इसमें जो थोड़ा बहुत चीज़ों का ध्यान देना होता है वो ये होता है कि इन राशियों में भी 3 नक्षत्र पड़ते हैं, उन 3 नक्षत्रों के तत्व अलग हैं, उन 3 नक्षत्रों के देवता अलग हैं, उसका असर भी इस गोचर पर आता है। फिलहाल जैसे अगर मैं अभी की बात करूं, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो राहु जो है फिलहाल रेवती नक्षत्र में चलेगा शुरुआत में। रेवती वैवाहिक जीवन में तनाव को दिखाता है, अगर वो पीड़ित हो जाए तो वैवाहिक जीवन पर इसका अच्छा असर नहीं पड़ता है। अब रेवती तो दुनिया में मतलब कहने का है कि रेवती तो सभी के लिए रेवती है, लेकिन अगर आपके इंपॉर्टेंट प्लैनेट वहाँ बैठे हैं, मान लीजिए उच्च का शुक्र बैठा है, फिर वहाँ पर से राहु गुजर रहा है, तो फिर ये मैरिड लाइफ के लिए ध्यान देने का टाइम है। ऐसे कुछ चीज़ें हैं वो हमें हमेशा ही देखनी होती है। अभी हम इसके बारे में और भी आगे चर्चा करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और क्योंकि राहु केतु है तो जो ये ब्लैक एंड वाइट वाला जो ग्रे स्केल वाला वीडियो होता है वो मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है। कोशिश की है टीम से कह के इसको वैसे वाला शेड डलवाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो या आपको आपके लिए लगता है आने वाला समय अच्छा या बुरा, जो भी मैंने बताया वो सावधानी आप बरत सकते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपके लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम और ज़्यादा काम करें और अच्छा काम करें। इस चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा कोई वीडियो देख रहे हैं, तो आप इस पर और 550 वीडियो हैं ज्योतिष से संबंधित, वो देख सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली बार केतु के गोचर के साथ। जय श्री राम। विपरीत राजयोग से जुड़े 13 इंपॉर्टेंट सवाल, यदि इनके बारे में जानकारी चाहते हैं तो ऊपर दिए गए इस वीडियो पर क्लिक करें, और हमारी लेटेस्ट वीडियो के लिए आप नीचे क्लिक कर सकते हैं। मिलते हैं अगली बार। जय श्री राम।